कतर की राजधानी दोहा, जहां इसराइल के हमले के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ। पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर थी, लेकिन नतीजा उतना बड़ा नहीं निकला जितनी उम्मीद जताई गई। इसराइल की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तो पारित किया गया, गजा पर हमलों को नरसंहार जैसा बताया गया, मगर किसी ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इस मीटिंग ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी, इस्लामिक नाटो की बहस। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस आइडिया को उठाया। मिस्र ने सुझाव दिया, अगर ऐसा संगठन बनता है तो उसका मुख्यालय काहिरा में हो सकता है। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो हमलों की निगरानी करे और जवाबी रणनीति तैयार करे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नाटो करता है। तुर्की ने भी इसे समर्थन दिया। नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इस पर विचार करने की अनुमति मांगी गई। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक सुरक्षा गारंटी जैसा है। पाकिस्तान खुलकर नहीं बोला, लेकिन संदेश साफ था। इस्लामिक नाटो बनाकर वह भारत के साथ भी संभावित संघर्ष की स्थिति में मुसलमान देशों का समर्थन चाहता है। भारत के लिए यह संकेत चिंताजनक है, क्योंकि कश्मीर मसले पर पहले भी तुर्की और पाकिस्तान खुलकर भारत विरोधी राय जाहिर कर चुके हैं। खैर, इस सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान ने खुद को आक्रामक अंदाज में पेश किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि दुनिया की 1.8 अरब मुसलमान आबादी इस समिट की तरफ देख रही है। इसराइल को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह लगातार मुस्लिम देशों पर हमले करे। लेकिन इस बहस की असली जड़ उस घटना से जुड़ी है जिसने कतर की सोच को हिला दिया। सितंबर की शुरुआत में इसराइल ने दोहा में हमला कर दिया। निशाना था हमास नेताओं की बैठक। यह हमला अरब जगत पर एक मनोवैज्ञानिक बम साबित हुआ। कतर, जो हमेशा मानता था कि अमेरिका की मौजूदगी उसे सुरक्षा देती है, अचानक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। आलुदायद एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात होने के बावजूद इसराइली मिसाइलें कतर की राजधानी में गिर गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया और भी निराशाजनक रही। उन्होंने बस इतना कहा कि वे खुश नहीं हैं। कतर ने बताया कि हमले की जानकारी अमेरिका को केवल 10 मिनट बाद मिली, यानी सुरक्षा गारंटी का भ्रम उसी पर टूट गया। इसी पृष्ठभूमि में ईरान, मिस्र और पाकिस्तान की आवाजें बुलंद हुई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पैन इस्लामिक गठबंधन की मांग कर डाली। मिस्र ने संयुक्त अरब सैन्य कमांड का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर कहा कि इसराइल के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई जाए। तुर्की भी पीछे नहीं रहा। उसने मिसाइल डिफेंस और फाइटर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत के बल पर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कवायद में है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस्लामिक नाटो बनेगा? इतिहास गवाह है कि यह आइडिया कई बार तो उठाया गया, लेकिन हर बार सुन्नी शिया मतभेदों और आपसी अविश्वास में दब गया। आज भी वही रुकावटें हैं। मिस्र और तुर्की के बीच संदेह कायम है। ईरान की भूमिका पर मतक नहीं है। ऐसे में क्या इस्लामिक नाटो की सोच भी आगे बढ़ पाएगी या फिर महज यह आवाज वहीं पर दफन हो जाएगी? Netanyahu said that he doesn't rule out targeting Hamas anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar? Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. Didn't fail because it had one central message, and we considered it before we launched it, and that is, you can hide, you can run, but we'll get you. कतर के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मत नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि सोमवार 15 सितंबर को जब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप से इजरायल के कतर पर आने वाले समय में किए जाने वाले हमलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो कतर पर हमला दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर उसी दिन नेतन्याहू ने उनके बयान का खंडन कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा जरूर करेंगे। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की थी और आश्वासन दिया था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ट्रंप ने कतर को महान सहयोगी बताया और इस हमले को इजराइल के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हमले की पूरी जानकारी पहले नहीं थी और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि हमला इजराइल या अमेरिका के हितों को आगे नहीं बढ़ाता, ये नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं।
अब 15 सितंबर को ही नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हमास को खत्म करना हमारा लक्ष्य है और अगर इसके लिए कतर में कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू ने कतर पर हमास को सुरक्षित पनाहगाह देने का आरोप दोहराया और भविष्य में हमलों से इनकार नहीं किया। ये खुला खंडन ट्रंप के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने गजा युद्ध को समाप्त करने और हमास के साथ बंधक सौदे को प्राथमिकता दी है, लेकिन नेतन्याहू की पूर्ण जीत की नीति इससे टकरा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने कतर को लेकर ऐसा बयान दिया है। उन्होंने इससे पहले भी कहा कि मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं कि जो आतंकवादियों को शरण देते हैं या उन्हें बाहर निकाल दे या फिर उन्हें न्याय के कटघरे में लाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका की डिप्लोमेसी एक दूसरे से टकरा रही है। जानकार मानते हैं कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उससे इजराइल और कतर के बीच तनाव गजा युद्ध को और जटिल बना सकता है। ट्रंप की शांति की कोशिशें और नेतन्याहू की आक्रामक नीति के बीच संतुलन बनाना लगभग मुश्किल सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कतर ने जवाबी कदमों की धमकी दी है और अगर इजराइल भविष्य में दोबारा हमला करता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध को और ज्यादा भड़का सकता है। इस स्थिति पर वैश्विक समुदाय की नजर लगातार बनी हुई है। अरब खित्ते में बसे इस्राइल को अरब मुल्क शुरू से पसंद नहीं करते, लेकिन ताकत, टेक्नोलॉजी और उसे मिलने वाले अमेरिकी सपोर्ट की वजह से चुप रहते हैं। हालांकि इससे पहले 1948, 49, 1956, 67, 73, 82, 2006 और फिर 2023 में अरब इस्राइल जंगों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हर बार इस्राइल से हारते रहे अरब मुल्कों ने आखिरकार उसके नजदीक जाना ही बेहतर समझा। साल 2020 में ऐसा वक्त आया जब अमेरिका के दबाव में कुछ अरब देशों ने पहली बार खुलकर इस्राइल को मान्यता दी और उसके साथ रिश्ते बनाए। एक समझौता किया गया जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का नाम अब्राहम इसलिए रखा गया क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों तीनों के एक पैगंबर हुए थे, जिन्हें यहूदी और ईसाई अब्राहम और मुसलमान हजरत इब्राहिम कहते हैं। अमेरिका का मानना था कि एक पैगंबर के नाम से तीनों अलग अलग विचारधाराएं एक छाते के नीचे आ सकती हैं। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर इस्राइल ने हमले किए तो एक बार फिर ये डोर टूटती हुई दिख रही है। अरब देश अब नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाने में जुट गए हैं। अब्राहम समझौते की बात करें तो साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये पहल की गई थी। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई और बहरीन ने साइन किए। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इस समझौते से जुड़ गए। इस पहल में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अहम भूमिका निभाई थी। बरसों बाद किसी अरब देश ने उस वक्त इस्राइल को मान्यता दी थी, इसलिए इसे एक बहुत बड़ा कदम माना गया। इस्राइल और यूएई के रिश्ते बने क्योंकि वो तेल और कारोबार की दुनिया में बड़ी ताकत हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र पर उसका असर है। इन रिश्तों से व्यापार, सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी में नए दरवाजे खुले। उस वक्त फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास का कहना था कि अरब देशों ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि पहले ये तय था कि जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक कोई भी अरब देश इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। लेकिन कुछ अरब और अफ्रीकी मुस्लिम देश इस शर्त से मुकर गए। बहरहाल अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल का गजा पर आक्रामक रवैया और गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक कब्जाने की मुहिम ने अरब देशों और इसराइल के बीच के रिश्तों को कड़वा कर दिया। यहाँ तक कि पिछले दिनों यूएई ने भी इसराइल को धमकाया था कि वेस्ट बैंक पर कब्जे का कोई भी प्रयास बेहद खतरनाक होगा। पिछले दिनों जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे तो उन्होंने खुलकर अपने भाषण में कहा था कि सऊदी भी इसराइल के साथ जल्द ही अब्राहम समझौता कर लेगा। लेकिन उसके बाद तेजी से बदलते हालात के बीच सऊदी ने फिर दोहराया है कि जब तक फिलिस्तीन को एक मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेंगे। फिर भी अमेरिका लगातार अरब देशों को इस समझौते में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चर्चा चल रही है कि अजरबैजान और कुछ सेंट्रल एशियाई मुस्लिम देश भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।
लेकिन कतर पर हमले ने ट्रंप की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब अरब देश एक हो रहे हैं, क्या वो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता तोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है।